नमस्कार। एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं अजीत कुमार सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई चल रही है और उसके अंतर्गत जो रोज नए नए मुद्दे उभर करके आ रहे हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत क्लास लेने के दौरान अक्सर आजकल बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या सर 370 पुनः बहाल हो जाएगा। वास्तव में यह प्रश्न अजीबोगरीब कशमकश में डाल देता है। तो क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, इन सभी विषयों पर हम आज सूक्ष्म चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि संविधान पीठ में 5 न्यायाधीश होते हैं। इसमें भी मुख्य न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ गठित की गई है संविधान पीठ, जिसमें संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई भी शामिल किए गए हैं। इन न्यायाधीशों की द्वारा सुनवाई चल रही है और याचिकाकर्ताओं की ओर से लगभग 18 अधिवक्ता सुनवाई में भाग ले रहे हैं, बहस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सर प्रमुख हैं कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे और गोपाला कृष्णन। अभी बचाव पक्ष के द्वारा इस संबंध में अपनी बात नहीं कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए 60 घंटे का समय निर्धारित किया है। हम देखते हैं कि क्या मुद्दे उभर करके आए हैं, याचिकाकर्ताओं ने किन किन प्रश्नों को उठाया है और सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सुनवाई के दौरान इस संबंध में क्या प्रश्न उठाए गए हैं। जहाँ तक याचिकाकर्ताओं का प्रश्न है तो याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने स्पष्ट रूप से कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसे समाप्त जिस तरह से किया गया कम से कम उस तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 370 में जो प्रावधान है कि राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य के संविधान सभा से परामर्श करने के बाद ही इस अनुच्छेद को समाप्त किया जा सकता है। कपिल सिब्बल का ये कहना है कि अब क्योंकि 1957 में ही जम्मू कश्मीर की संविधान सभा समाप्त हो गई, इसलिए 370 को उस प्रक्रिया से समाप्त नहीं किया जा सकता जो प्रक्रिया अनुच्छेद 370 में दी गई है। इस प्रक्रिया से यदि अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाना था तो वह 1950 से लेकर के या 1951 से लेकर के 1957 के बीच ही समाप्त किया जा सकता था, जब तक कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व था। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व 1957 में समाप्त हो गया, इसलिए राष्ट्रपति संविधान सभा से परामर्श नहीं कर सकते। इसलिए कपिल सिब्बल का तर्क यह है कि अब अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया है। 370 में दिए गए प्रावधान के अनुसार कम से कम अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त नहीं किया जा सकता, और ऐसा किया गया है तो पूरी तरह से ये असंवैधानिक है। दूसरी बात ये कि जब मुख्य न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उनसे पूछा कि तो क्या आप ये मानते हैं कि तब अनुच्छेद 370 को किसी भी प्रकार से समाप्त ही नहीं किया जा सकता, तो इसके उत्तर में कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, मैं इतना आगे तक तो नहीं जाना चाहता हूं, इसे समाप्त ही नहीं किया जा सकता, लेकिन 370 के माध्यम से तो इसे बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि इसे समाप्त करना होगा तो हमें अनुच्छेद 368 का सहारा लेना होगा। इसी प्रकार से कई और मुद्दे भी
याचिकाकर्ताओं के द्वारा 370 को समाप्त किए जाने के संबंध में और सरकार के इस कार्य की संवैधानिकता के संबंध में उठाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर ये कहा जाना कि किसी राज्य को पूरी तरह से समाप्त करके उसे यूनियन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर देना, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि हमारे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 3 और 4 में राज्यों के गठन और पुनर्गठन के संबंध में जो प्रक्रिया दी गई है, उसके अंतर्गत कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि किसी राज्य को समाप्त करके उसे संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दे दिया जाएगा। ये जरूर कहा गया है कि राज्यों का पुनर्गठन 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बना करके किया जा सकता है, या किसी एक राज्य के किसी टुकड़े को अलग करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है, या एक से अधिक राज्यों के टुकड़े करके और उन विभिन्न टुकड़ों को आपस में मिला करके एक राज्य बनाया जा सकता है, या किसी संघ शासित क्षेत्र को अपग्रेड करके उसे राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 3 में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि कभी भी संसद के द्वारा पहले से राज्य के रूप में विद्यमान किसी इकाई को संघ शासित क्षेत्र के रूप में बदला जा सकता है और उसके राज्य के अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। इसलिए जब संविधान में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है तो सरकार जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को समाप्त करके उसे 2 संघ शासित क्षेत्रों में कैसे बांट सकती है, यह भी प्रश्न उठाया गया है उनके द्वारा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अनुच्छेद 356 जम्मू कश्मीर में लागू था। जिस समय किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 लागू होता है तो उस समय उस राज्य की सारी कार्यकारी और विधायी शक्तियां संघ में या राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि 356 के लागू होने की वजह से उस समय राज्य में राज्य का विधानमंडल भी नहीं था, इसलिए विधानमंडल की शक्तियां संसद में निहित हो गई थी। राज्य की सरकार नहीं थी, इसलिए कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में अर्थात केंद्र सरकार में निहित हो गई थी। ऐसी स्थिति में क्या कोई ऐसा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है जबकि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 356 लागू हो कि उस राज्य के दर्जे को ही समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि वह आपातकालीन स्थिति है। वह तो कानून व्यवस्था की स्थिति को कायम करने के लिए लागू किया जाता है। उस दौरान उस राज्य के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए, यह भी एक असंवैधानिक कार्य है। ऐसे कई मुद्दे उठाए गए हैं याचिकाकर्ताओं के द्वारा, जिसमें कि जम्मू कश्मीर की कई पार्टियों की ओर से भी अपने वकील खड़े किए गए हैं और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों के द्वारा भी जनहित याचिका के रूप में इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकार का ऐसा किया जाना, 370 को समाप्त किया जाना सचमुच में असंवैधानिक कार्य है? तो बहस के दौरान मुख्य न्यायमूर्ति माननीय चंद्रचूड़ ने ये कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान के भाग 21 में है और भाग 21 एक टेम्परेरी प्रोविजन या अस्थायी प्रावधान के रूप में है। तो इससे तो सीधे सीधे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह स्थायी प्रावधान नहीं है, इसलिए कभी न कभी तो इसे समाप्त होना ही था।
इसलिए कपिल सिब्बल का यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है कि क्योंकि संविधान सभा जम्मू कश्मीर की सन 1957 में समाप्त हो गई, इसलिए अनुच्छेद 370 भी स्थायी हो गया और अब कम से कम 370 में दिए गए प्रावधानों के माध्यम से उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का भारत में जो विलय हुआ था अक्टूबर 1947 में, तो वो विलय शर्तों के साथ हुआ था और उन शर्तों की बदौलत ही संविधान में अनुच्छेद 370 रखा गया था। अब उसका उस प्रकार से भारत संघ में एक्सेशन या विलय नहीं हुआ था जिस प्रकार से कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अन्य देशी रियासतों ने भारत में अपना विलय किया था, बल्कि हरि सिंह ने कुछ शर्तों के साथ भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किया था, जिसके तहत केवल 3 विषयों पर ही भारत को जम्मू कश्मीर के संबंध में अधिकार प्राप्त हुआ था: प्रतिरक्षा के संबंध में, विदेश मामलों के संबंध में और संचार के संबंध में। शेष मामलों में शासन प्रशासन करने की शक्ति जम्मू कश्मीर ने अपने पास ही रखी थी। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर के लिए संविधान में अलग से प्रावधान किए गए और अनुच्छेद 370 रखा गया और 370 में ये लिखा भी गया कि अनुच्छेद 1 और स्वयं अनुच्छेद 370 केवल भारत के संविधान के यही 2 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर अपने आप लागू होंगे। अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर तभी लागू होंगे जबकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से परामर्श करके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाए। अब यहाँ पर 2 बातें ध्यान देने की है। इसका ये अर्थ लगाना कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत राज्य को, इंडियन स्टेट को कंप्लीट सॉवरेनिटी या पूर्ण संप्रभुता प्राप्त नहीं है, तो ये अर्थ लगाना उचित नहीं है। खुद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने ये कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में जहां पर भारत संघ के राज्यों के बारे में बताया गया है, वहां पर जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल है और संविधान की अनुसूची 1 में जहां पर सभी राज्यों को गिनाया गया है, वहां पर भी जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया गया है। इसलिए जम्मू कश्मीर का भारत के साथ जुड़ना ये पूर्ण रूप से जुड़ना है और जम्मू कश्मीर पर भारत की पूर्ण संप्रभुता है। यदि ये कहा गया कि केवल प्रतिरक्षा, संचार और विदेश मामले ही पर ही कानून बनाने की शक्ति है, तो उन्होंने ये कहा कि ये प्रश्न संप्रभुता का नहीं है, ये प्रश्न तो संसद की विधायी शक्ति का है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में अपने आप कानून बनाने की शक्ति संसद को केवल इन्हीं 3 विषयों पर होगी, अन्य विषयों के संबंध में वह कानून नहीं बना सकती। लेकिन संप्रभु अधिकार की बात है तो जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरफ से पूरी तरह से भारत के अधीन है, भारत का अभिन्न भाग है और इस रूप में जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की तुलना में कोई विशिष्ट स्थिति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जम्मू कश्मीर का संप्रभुता की दृष्टि से तो अन्य राज्यों से किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है और भारत का जम्मू कश्मीर पूरी तरह से अभिन्न हिस्सा है। इसलिए इस आधार पर यह कहना कि इसको समाप्त करके और हरि सिंह ने भारत में जब विलय किया तो उस समय की शर्तों का उल्लंघन किया गया और इसलिए ये असंवैधानिक निर्णय है, यह कुतर्क है। ये खुद संविधान पीठ ने भी सुनवाई के दौरान
इस प्रश्न को रखा हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो जहां तक प्रक्रिया की बात है, याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की, वह प्रक्रिया भी गलत है। क्यों गलत है? तो इसलिए गलत है कि पहले तो 356 लागू कर दिया गया। 356 लागू करके उस राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियां केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली। उस राज्य के विधानमंडल को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इस संबंध में एक घोषणा करवा दी गई और संसद में चूंकि राज्य विधानमंडल की शक्तियां निहित हो जाती हैं, जब 356 लागू होता है तो संसद के माध्यम से उसका अनुमोदन करवा दिया गया। तो यहाँ पर आदेश जारी करने वाली भी वही सरकार है और उसका अनुमोदन करने वाली भी केंद्र सरकार ही है या केंद्र की संसद ही है। राज्य की ओर से इस संबंध में किसी भी पक्ष से किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया गया, या राज्य की ओर से चाहे जनता हो या कोई संवैधानिक संस्था हो जम्मू कश्मीर की संविधान के अनुसार उसकी भूमिका इस संबंध में किसी भी प्रकार की नहीं रही है। इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा अनुच्छेद 370 को जिस तरीके से समाप्त किया गया है वह उचित या संवैधानिक नहीं है। कुछ लोगों ने तो ये कहा याचिकाकर्ताओं की ओर से कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 370 को समाप्त किए जाने का उल्लेख किया गया है, इसलिए अपने पॉलिटिकल मोटिव से या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित होकर के ही संवैधानिक प्रक्रियाओं और संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करके उन्होंने अपने घोषणा पत्र को लागू करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, जो कि पूरी तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ करना है, संविधान की अवमानना करना है। इस मुद्दे पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चंद्रचूड़ जी ने किया। उनका ये कहना था कि क्या आप केंद्र सरकार के इस राजनीतिक निर्णय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? तो जहां तक राजनीतिक निर्णय की बात है कि अनुच्छेद 370 को भारत के संविधान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाना चाहिए कि नहीं समाप्त किया जाना चाहिए, तो न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत हम सरकार के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा सीमित है। न्यायिक पुनर्विलोकन केवल वहीं तक है कि सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा या किसी भी संवैधानिक संस्था के द्वारा यदि कोई ऐसा कार्य किया गया है जो संविधान के विरुद्ध हो या संविधान का उल्लंघन करता हो, तो केवल उसकी हम समीक्षा कर सकते हैं, उसकी संवैधानिकता का, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को भी हम जज कर सकते हैं और उसके आधार पर हम कोई विचार करके निर्णय दे सकते हैं। सरकार के राजनीतिक निर्णय के अधिकार क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वो हमारे जुडिशियल रिव्यू के पावर के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के दायरे में नहीं आता है। यदि न्यायपालिका उस क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगी तो निश्चित रूप से न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेगी। इस प्रकार से अभी तक जो भी बहस अनुच्छेद 370 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में हुई है, 7 दिन की बहस हो गई है। अभी 22 तारीख को फिर से बहस शुरू होगी। अब देखना ये होगा कि बचाव पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से इस संबंध में अपने विचार को कैसे रखा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अनुच्छेद 370 फिर से बहाल हो जाए? दूसरी बात की
क्या अनुच्छेद 370 को समाप्त कर देने से किसी का कुछ नुकसान हुआ है? और तीसरी बात कि ये सब बहस क्यों होनी चाहिए? अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करता। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। बावजूद इसके जहां पर अमेरिकी सुरक्षा, अमेरिकी हितों की बात आती है, अमेरिका हर चीज को दरकिनार कर देता है, सारे मानवाधिकारों को दरकिनार कर देता है, सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक झटके में दरकिनार करके जैसा भी कार्रवाई उससे उचित प्रतीत होता है करता है। सारी दुनिया उसकी आलोचना, निंदा करती रहती है और अमेरिका में अमेरिकी जनता के द्वारा इस संबंध में कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं किया जाता है। पाकिस्तान में घुस करके बिना कोई जानकारी किए ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार डाला और उसकी लाश को समुद्र में फेंक दी। आज तक पता नहीं चला कि कहां पर उसकी डेड बॉडी है। लेकिन अमेरिका में किसी ने नहीं कहा कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ या ऐसा हुआ या ऐसा हुआ या पाकिस्तान के संप्रभुता का उल्लंघन हुआ, अमेरिका को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, उसको गिरफ्तार करके लाना चाहिए था, उस पर न्यायालय में मुकदमा चलाना चाहिए था, जैसे कि अजमल आमिर कसाब पर हमारे देश में उसको इतने समय तक 6 साल तक बिरयानी खिला खिला करके मुकदमा चलाया गया। ये हमारे ही देश में इस तरह की बातें क्यों होती है? 370 को समाप्त किया जाना आखिर कश्मीर के लोगों के लिए भी फायदेमंद है, शेष भारत के लिए भी फायदेमंद है। नुकसानदायक यदि किसी के लिए है तो पाकिस्तान के लिए है या पाकिस्तान परस्त लोगों के लिए है, जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों के लिए है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे देश के तमाम बड़े बड़े वकील, कपिल सिब्बल से लेकर के दुष्यंत दवे से लेकर के द्विवेदी से लेकर के जफर शाह से लेकर के ऐसे बड़े बड़े वकील अनुच्छेद 370 को बहाल कराने पर क्यों तुले हुए हैं? आखिर इनके पीछे क्या कोई एजेंडा कार्य कर रहा है? जब सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ के सदस्य या हमारे चीफ जस्टिस स्वयं कह रहे हैं कि जब आप ये कह रहे हैं कि संविधान सभा समाप्त हो गई, तो संविधान सभा समाप्त हो गई और इसलिए 370 को समाप्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 370 अप्रासंगिक हो गया क्योंकि संविधान सभा समाप्त हो गई? तो क्यों उसका एक पार्ट प्रासंगिक रह जाएगा और दूसरा पार्ट प्रासंगिक बना रहेगा? खत्म होगा तो पूरी तरह से खत्म होगा, बना रहेगा तो पूरी तरह से बना रहेगा। संविधान सभा के खत्म होने के बाद भी, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के खत्म होने के बाद भी भारत के संविधान के बहुत सारे प्रावधानों को या आज के संदर्भ में कहा जाए तो अधिकांश प्रावधानों को जम्मू कश्मीर पर उसी प्रक्रिया से लागू कर दिया गया था और उसके लिए जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के स्थान पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा से परामर्श लेकर के उसको प्रभावी किया गया। जैसे कि जम्मू कश्मीर में सदर रियासत का नाम बदल करके या वजीर आजम का नाम बदल करके अन्य राज्यों की तरफ से मुख्यमंत्री और गवर्नर कर दिया गया 1964 में। तो तब तो किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। तो यदि उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल अब किया जा रहा है और 370 को समाप्त किया जा रहा है, तो अब इस पर सवाल क्यों? यदि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के खत्म होने के बाद उसकी शक्तियों का प्रयोग इतने समय तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा करती आ रही थी और तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, तो उसी प्रक्रिया का उपयोग करके जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अनुपस्थिति में संवैधानिक रूप से उसकी शक्तियां संसद में निहित हो जाती हैं और संसद ने उस शक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, तो ये कहां से असंवैधानिक हुआ? और ये बात न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का कहना पूरी तरह से तर्कसंगत प्रतीत होता है। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ही सही इस मुद्दे पर न्यायालय ने तो अपना रुख काफी सीमा तक स्पष्ट कर दिया है और संकेत दे दिया है कि भविष्य में इस विषय पर किस प्रकार का निर्णय आएगा। बस चिंतनीय ये है कि आखिर भारत में इस तरह के लोग देश में रह करके ही देश हित के विपरीत कार्यों को करने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं और कौन से लोग या कौन सा एजेंडा इनके पीछे कार्य करता है।
यह देखने की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया इसलिए है कि देश सशक्त हो, देश मजबूत हो, देश एक सभ्य जीवन व्यतीत करे, न कि इसलिए कि इससे अलगाववादी, देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी तत्व इसका लाभ उठा करके देश को नुकसान पहुंचाएं। इसलिए यह विषय वास्तव में बहुत ही चिंतनीय है। यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें कि किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 370 के बहाल किए जाने की परिस्थितियां नहीं बन रही हैं। दूसरी बात ये कि जब हम 370 को समाप्त किए जाने के विषय पर बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 370 को संविधान में किन परिस्थितियों में रखा गया। हम सब जानते हैं और ये एक तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य, कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 370 को संविधान में रखे जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक बहुत ही नजदीकी और संविधान सभा प्रारूप समिति के एक महत्वपूर्ण सदस्य एन गोपालास्वामी अयंगर थे। संविधान सभा में बहस के दौरान उर्दू के प्रसिद्ध शायर हसरत मुहानी ने ये सवाल पूछा कि अनुच्छेद 370 को हम संविधान में क्यों शामिल करना चाहते हैं, अन्य राज्यों की तरह से हम जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब भारत का हिस्सा बना था तो 1947 में बना था और जब हमारा संविधान उसके बाद बन रहा था तब तक 1 आध साल हो भी गए थे, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इन गोपालास्वामी अयंगर, जो कि नेहरू के अत्यंत विश्वास पात्र थे, उन्होंने इसका उत्तर देते हुए कहा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ हमारी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ही लड़ाई हुई है और जम्मू कश्मीर में अभी स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हैं। ऐसे में यदि हम पूरी तरह से अन्य राज्यों के समान जम्मू कश्मीर को अलग से कोई भी अधिकार नहीं देते हैं तो जो हमारे शत्रु हैं वह इसका लाभ उठाएंगे। इसीलिए फिलहाल के लिए हम जम्मू कश्मीर के लिए संविधान में ये विशेष प्रावधान कर रहे हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसीलिए अनुच्छेद 370 जिस भाग 21 के अंतर्गत है वो पूरा भाग ही अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, उसकी टाइटल ही है टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन है। तो संविधान बनाते समय भी संविधान सभा के सदस्यों का ये दृष्टिकोण था कि अनुच्छेद 370 स्थायी प्रावधान नहीं है और हमेशा हमेशा के लिए संविधान में नहीं रहेगा, एक न एक दिन इसको समाप्त किया जाना है। संविधान के लागू हुए 73 साल हो गए, आखिर कितना लंबा समय चाहिए अनुच्छेद 370 जैसे एक टेम्परेरी प्रोविजन, एक अस्थायी प्रावधान को समाप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से हर दृष्टि से देखने पर यही प्रतीत हो रहा है कि इसको समाप्त किए जाने में किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया है और जैसा कि बहस में सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन बिंदुओं को उजागर किया हुआ है। बस केवल एक मुद्दा थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है कि किसी राज्य को पूरी तरह से समाप्त करके उसे संघ शासित क्षेत्र के रूप में बदल देना और उसके 2 टुकड़े कर देना, ये संविधान के अनुच्छेद 2, 3 इत्यादि के अंतर्गत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। तो इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने उस समय भी जब इससे समाप्त किया गया था 5 अगस्त 2019 को, तो भी और बाद में भी कहती रही है केंद्र सरकार कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी, चुनाव कराने की परिस्थितियां होंगी, वहाँ पर विधानसभा है ही, वहाँ पर संघ शासित क्षेत्र होने के बावजूद भी विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे और जैसे ही स्थिति अनुकूल होगी फिर से जम्मू कश्मीर को उसका जो राज्य का दर्जा है वो राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। जैसा कि
बहस के दौरान संविधान पीठ के एक न्यायाधीश ने ये कहा भी कि जब आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के वजूद को खत्म कर दिया गया, संघ शासित क्षेत्र के रूप में रख दिया गया, राज्य के रूप में पूरी तरह से उसे समाप्त कर दिया गया, तो सरकार तो ऑलरेडी कह रही है ना कि वहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे और फिर तो उसका राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। इसलिए ये आर्गुमेंट भी बहुत टिकने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के बहस बहुत रोचक मोड़ पर पहुँच रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो चीज़ हो गई है। अनुच्छेद 370 अब कभी भी बहाल नहीं हो सकता, उसे इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया गया है। कूड़ा बीनने में रुचि रखने वाले लोग कूड़ा बीनते रहें, हमारे लिए तो अब वो कूड़ा ही हो गया है। धन्यवाद।